नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। अमेरिकी लेखक जेम्स बॉल्डविन ने कहा है, लोग इतिहास में उलझे हैं और इतिहास उनमें कैद है। गूगल में मीर जाफर सर्च करते ही सबसे ऊपर लिखा आता है, गद्दारी की सबसे बड़ी मिसाल मीर जाफर है। असल में मीर जाफर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था। ये वो वक्त था जब ब्रिटिश, पुर्तगाली, डच, फ्रेंच सबकी कंपनियां भारतीय जमीन पर ठौर तलाश रही थी। सिराजुद्दौला ने सभी कंपनियों को सशर्त व्यापार की अनुमति दी थी। नियम तोड़ने पर सबको दंड भी एक जैसा देता था। अंग्रेजों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई। अंग्रेजों की शाह पर मीर जाफर ने गद्दारी की और सिराजुद्दौला हार गया। इसके बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बना और अंग्रेजों को मिली ज्यादा से ज्यादा रियायतें। फिर अंग्रेज कैसे बढ़े, हम उनके कैसे गुलाम बन गए, उससे हम सब परिचित हैं। आज के वक्त में किसी भी देश के लिए किसी अन्य राष्ट्र को राजनीतिक तौर पर गुलाम बनाना संभव नहीं रहा। इसलिए अर्थतंत्र के जरिए इस मंसूबे को आगे बढ़ाया जाता है। चीन सालाना भारत को करीब 70 अरब डॉलर का निर्यात करता है, लेकिन मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों से उसके व्यापारिक हितों को नुकसान पहुंचना तय है। भारत ने सभी 61 सीमा सड़कों को 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य तय कर रखा है। वह लद्दाख में सबसे ऊंचा पुल बना रहा है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का जो नक्शा जारी किया गया उसमें पाकिस्तान के कब्जे वाला पीओके और चीनी कब्जे वाला अक्साई चीन भी शामिल है। ये सब चीन की चिंताएं बढ़ाने वाली है। भारत जैसे बाजार में संभावनाएं सीमित होने का मतलब है अरबों डॉलर का नुकसान और लाखों लोगों का बेरोजगार होना। भारत के बाजार में चीन कैसे पैर पसार रहा है, इसे आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं। जिस तरह मोदी सरकार ने पाकिस्तान के साथ रिश्तों को सुधारने के लिए लीग से हटकर प्रयास किए थे, वैसा ही चीन के साथ भी किया। बतौर पीएम मोदी 5 बार चीन की यात्रा पर गए। यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की सर्वाधिक चीनी यात्रा है। वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से 18 बार मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही बाजार को लेकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। इसी कड़ी में सितंबर 2014 में भारतीय कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए मेक इन इंडिया की पहल की गई। पिछले दिनों कोरोना संकट को अवसर में बदलने के लिए आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की गई। ये सब पहले सीधे चीन के व्यापारिक हितों को चोट पहुंचाते हैं। दुनिया का साहूकार बनने के फेर में चीन ने इतने कर्जे बांटे हैं कि यदि भारत का बाजार उसके हाथ से निकल गया तो उसकी अर्थव्यवस्था का बुलबुला झटके में फूट जाने की संभावना है। इन सब से अपनी जनता का ध्यान बटाने के लिए चीन के पास 2 ही विकल्प बचते हैं। पहला, भारत को सीमा विवाद में उलझा कर रखा जाए, जिसकी कुवत उसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की दरियादिली से मिली है। और दूसरा, अंग्रेजों की तरह भीतर में ही मीर जाफर खड़े किए जाए। ऐसे में ताज्जुब नहीं होता कि गलवान में चीनी धूर्तता के बाद राहुल गांधी ने भारत सरकार से ही सवाल पूछ लिया। असल में चीन जैसी छटपटाहट सत्ता सुख की आदि कांग्रेस में भी दिखती है। 2014 के बाद वो लगातार सिकुड़ती और कमजोर होती जा रही। इसी छटपटाहट में राहुल गांधी गुपचुप चीनी दूतावास तब चले जाते हैं जब डोकलाम में भारत और चीन के बीच गतिरोध चल रहा होता है। पहले इस मुलाकात से इनकार किया जाता है, लेकिन सबूत सामने आते हैं तो सफाई दी जाती है। अगस्त 2008 में कांग्रेस ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से सूचनाओं के लेन देन को लेकर बाकायदा एक समझौता किया 2 पार्टी के बीच। उस समय कांग्रेस की कमान सोनिया गांधी के हाथ में थी और मनमोहन सिंह देश के पीएम थे। यह समझौता तब किया गया जब वामपंथी वैसाखी के सहारे चल रही यूपीए सरकार में भारत की कम्युनिस्ट पार्टियों ने विश्वास की कमी व्यक्त की थी। ऐसा नहीं है कि चीन की मक्कारी से कांग्रेस परिचित नहीं है या फिर चीन से नरमी उसका नया दृष्टिकोण है। यह तो नेहरू के ही जमाने से। 1 अक्टूबर 1959 को मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में नेहरू ने कहा था, भारत और चीन के बीच जो तनाव पैदा हो गया वह निश्चित तौर पर हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम बहुत अलार्म हो जाए या फिर बहुत गंभीर खतरों के बारे में सोचने लगे। मुझे निकट भविष्य में ऐसी कोई गतिविधि नजर नहीं आती, लेकिन बुनियादी तथ्य यही है कि भारत और चीन अलग हो गए हैं और भले ही सरहद पर अपेक्षाकृत शांति बनी रहे, यह एक तरह की फौजी शांति ही होगी और भविष्य में लगातार तनाव बढ़ने की आशंका है। असल में यह भविष्य ही है जो मुझे ज़्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि इसके कारण हमारे देश को मानसिक और भौतिक दोनों तरह के तनाव में रहना पड़ेगा। इसके बावजूद 1962 का युद्ध हुआ, लेकिन इसके बाद भी चीन को लेकर कांग्रेस का ममत तो कम नहीं हुआ। यह नेहरू ही थे जिनके कारण भारत की सीमा तक चीन पहुंचा, वरना 1949 तक तो उसकी सीमाएं भारत के कहीं आसपास नहीं थी। 1949 में कम्युनिस्टों का शासन स्थापित होने के बाद चीन ने ताइवान से समाजवादियों को खदेड़ दिया। 1950 में ताइवान पर चढ़ाई कर दी। वह तिब्बत, जो भारत और चीन के बीच बफर स्टेट था, वह तिब्बत जो 1000 साल से भी ज़्यादा लंबे वक्त से भारत का सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक पड़ोसी था। इतने अहम तिब्बत पर जब चीन ने चढ़ाई की तो भारत क्या कर रहा था? फ्रांसीसी मूल के लेखक, पत्रकार और तिब्बत के इतिहास के जानकार क्लॉडे अर्पी ने विल तिब्बत एवर फाइंड हर सोल अगेन में लिखा है कि उस समय नेहरू का भारत तिब्बत में घुसी चीनी सेना के लिए चावल की सप्लाई कर रहा। भारतीय चावल खाकर चीनी सेना ने
तिब्बत पर कब्जा किया। गौर करने वाली बात यह है कि तिब्बत से एशिया की 9 बड़ी नदियों का उद्गम होता है। इस पर कब्जे से नदियों के जल पर कम्युनिस्टों का नियंत्रण हो गया, लेकिन कांग्रेस का चीन से ममत्व अभी भी कमजोर नहीं हुआ। उसने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता चीन को उपहार में दे दी। असल में स्थायी सदस्यता की पेशकश 1953 में भारत को हुई थी, लेकिन नेहरू ने इसे अस्वीकार करते हुए चीन को देने की वकालत की थी। इसके बारे में सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ नेहरू में सर्वपल्ली गोपाल खंड 11 की पेज संख्या 248 में लिखा है, नेहरू ने सोवियत संघ की भारत को यूएनएससी के 6ठे स्थायी सदस्य के रूप में प्रस्तावित करने की पेशकश को ठुकराते हुए कहा था कि भारत की जगह इसमें चीन को स्थान मिलना चाहिए। कांग्रेस की ऐतिहासिक भूलों का यह सिलसिला आज भी जारी है। इसका क्या कारण हो सकता है? जब ऊपर जिक्र किए हुए सारी कड़ियों को हम जोड़ने की कोशिश करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस और चीन के बीच एक अघोषित साठगांठ है। तुम सत्ता दोबारा हासिल करने में हमारी मदद करो और हम तुम्हें बड़ा बाजार भुनाने का मौका देंगे। कुछ वैसा ही जिस तरह की डील मीर जाफर और अंग्रेजों के बीच हुई थी। यह चीन के लिए भी फायदे का सौदा है, क्योंकि वह बखूबी जानता है कि लद्दाख में भारत के साथ परंपरागत युद्ध छिड़ने पर सप्लाई लाइन के हिसाब से भारतीय थल सेना और वायु सेना को उस पर बढ़त हासिल है। यह बढ़त तब और भी मजबूत होगी जब सीमाई इलाकों में भारतीय परियोजनाएं समय से पूरी हो जाएंगी। जब भारत के बाजार में चीन भरभरा कर गिरेगा तो वह अपने ही लोगों के असंतोष से कुचला जाएगा। यह असंतोष न चीन के कम्युनिस्टों के हक में होगा, न ही भारत के वामपंथियों और उसके पोषक कांग्रेस के हित में। इसलिए नानजिंग के प्रेसिडेंशियल पैलेस और जनपद की बेचैनियां आज एक सी दिख रही। यह रिपोर्ट हमारे सहकर्मी अजीत झा ने लिखी है। उनके रिपोर्ट को पढ़ना है तो आप hindi.opindia.com पे जाके पढ़ सकते हैं। जुड़े रहिए। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।